मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सतमौला कवियों की चौपाल में। श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण के महीने और प्रकृति का गहरा संबंध है। श्रावण के महीने में होने वाली बारिश जब प्रकृति को भिगोकर नया नया ताज़ा और हरा भरा कर देती है, तो वहीं श्रावण के महीने में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। लेकिन हफ्ते दर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं गीत, शब्द, छंद और गजल का ये त्योहार, सतमौला कवियों की चौपाल। सतमौला कवियों की इस चौपाल की इसी श्रृंखला में हम लेकर आए हैं आज का यह एपिसोड। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच आज उपस्थित हैं दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी। बड़े ही आदर और सत्कार के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी रामनिवास गोयल जी से कि वे आएं और अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। सतमोला कवियों की चौपाल का ये प्यारा सा छोटा सा प्रांगण, प्रवीण आर्या जी का निमंत्रण और अनिल जी मित्तल जो मेरे मित्र भी हैं, खाली वो व्यापारी नहीं, वो दानदाता भी है। हमारी यहाँ संस्था चलती है सूर्यनगर में, इनके घर के पास ही महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान डायग्नोस्टिक सेंटर है, चैरिटेबल, उसमें बहुत योगदान देते हैं। जब मुझे पता लगा चौपाल का स्थान भी यही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अनिल जी से, हालांकि कल भी मिले थे, हम 3-4 घंटे बैठे, आज इनसे मिलना हुआ दोबारा से। मैं प्रवीण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक अच्छा, जहाँ व्यक्ति बैठकर कुछ विचार करने लगता है और अलग अलग कवियों को सुनकर प्रेम रस भी, वीर रस भी, हास्य रस भी, सबका समावेश हुआ है। अपने आप को जैसे गाड़ी ओवरहॉलिंग के लिए ओवरहॉलिंग हो जाता है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब खूब अच्छा गुदगुदाया हमारे तरंग जी ने, अच्छा लगा। बहन जी ने प्रेम रस का बड़ा अच्छा, अब आपने वीर रस भी जोड़ा, प्रेम रस भी जोड़ा। अब मैं तो सोच रहा हूँ कविता ही सुना के बोलना तो क्या है।
साहित्य जो है वो किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की आत्मा होता है। जहाँ साहित्य मर जाता है वो राष्ट्र भी मर जाता है, ये गांठ से बांध लीजिए। वो समाज जिंदा नहीं रहता। साहित्य से मेरा तात्पर्य जो है चाटुकारिता से नहीं है, सच्चाई को लिखना, आईना दिखाना, जिसका भी जिक्र भी हुआ, वो साहित्य है। आप मैथिली शरण गुप्त को ले लीजिए, दिनकर जी को ले लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी को ले लीजिए, हरिश्चंद्र जी को ले लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए। मैं निराला जी को मैंने बहुत पढ़ा है। मैं भी प्रेम रस और वीर रस का बहुत दीवाना रहा हूँ, बहुत कविताएं लिखी। तो ये सारी चीज़ें जो आज के कवि और पुरानी पीढ़ी के कवियों में, बुरा नहीं मानिएगा, बहुत अंतर आ गया, बहुत अंतर है। और ये सारी चीज़ें जो हैं कई बार बड़ी दुखदाई होती हैं, बड़ी पीड़ा, उन साहित्य प्रेमियों को बहुत पीड़ा पहुंचाती। शर्मा जी का जो हमारे हास्य कवि अभी पिछले वर्ष कोरोना काल जब समाप्त हुआ, थोड़ा हल्का हुआ, उनका फ़ोन आया, रामनिवास जी हम कवियों की बात आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है, कुछ कवियों की कवि सम्मेलन नहीं, उनका एक विधानसभा में कवि सम्मेलन रखवा दीजिए। मैंने कहा स्वागत है, रखिए, अच्छी बात है, कुछ राशि देनी पड़ेगी। मैंने बताइए क्या क्या देने। वो जिक्र नहीं मैं कर रहा, उन्होंने अच्छे कवि बुलाए, एक कवि सम्मेलन हुआ, विधानसभा के अंदर हुआ, और जो राशि उन्होंने कहा वो हमने दी। तो ये साहित्य को जीवित रखने का, कवियों को जीवित रखने का दायित्व भी सरकारों का और हम समाज प्रेमियों का है। मैं अनिल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ एक कविता दोनों रूप में है, वही कविता प्रेम रस में भी है और वीर रस में। हास्य रस में मैं जरा सुनकर हंसता हूँ, लेकिन कभी लिखा नहीं मैंने। आपातकाल में बहुत कुछ लिखा, उसके बाद थोड़ा राजनीति में आ गए, लिखने का समय कम मिला। उसी में से कविता उधम सिंह काम्बोज जी को मैं बहुत मान से, प्रेम से देखता हूँ, और आज के प्रसंग में मुझे वो कविता उचित भी लगी। जो यहाँ से लंदन गए, अपनी डायरी में पिस्टल हमने पढ़ा होगा सबने, और वहाँ जाकर के मर्डर किया, डायर का मर्डर किया, एक बदला लिया पिस्टल से। मैं उनकी समाधि बनी, जिन्होंने पूर्व पश्चिम पिक्चर देखी होगी, उसमें मनोज कुमार बोलता है कि मैं पहले उनकी समाधि पर जाऊंगा। जिस दिन उनको फांसी होनी थी, उसकी सुबह बिल्कुल प्रातःकाल एक दृश्य मैंने रचना की और उस पर कुछ पंक्तियां लिखी। वो जेल की कोठरी में खिड़की से हवा का झोंका आया, वहाँ की हवा शीतल होती है, तो कुछ पंक्तियां लिखी, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना मेरे भारत देश जाना। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना मेरे भारत देश जाना। तू आज इतनी चंचल क्यों है, तू आज इतनी शीतल क्यों है, माना मैंने मेरे जख्मों पर चाहती हो मरहम लगाना। अगर इतनी हमदर्दी है मुझसे तो ओ पवन कुछ ऐसा करो, सांस बन मेरी सांसों में मिलो। मूरत बनी भारत माँ की हृदय में मेरे, तुम पहचान जाना, पहचान जाना। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना मेरे भारत देश जाना। इंग्लैंड की हवा है ना, उसको पहचान दे रहे हैं। सागर चरण धोता है उसके, हो नतमस्तक बढ़ जाना पुरी की ओर। अयोध्या भी जाना, मथुरा भी जाना, गंगा की शीतलता अपने संग लेती आना। हाँ, जलियांवाला बाग जाना न भूल जाना। कल्पना कर लें, हम लोग सब अयोध्या, मथुरा, माया, काशी ये सब कुछ करते हैं। हम अपना कितना अपने बच्चों को लेकर जलियांवाला बाग जानते हैं। राष्ट्र का सबसे बड़ा अगर मंदिर है, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा मंदिर जलियांवाला बाग है। अमृतसर चले जाएंगे लेकिन फिर भी जलियांवाला बाग नहीं जाएंगे। स्वर्ण मंदिर चले जाए लेकिन वहाँ नहीं जाते हैं। ये बड़ा पीड़ादायक है, बहुत पीड़ादायक है। हाँ, जलियांवाला बाग जाना न भूल जाना। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना
मेरे भारत देश जाना। अंतिम पंक्तियां, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, फिर तुम्हारी चंचलता और शीतलता में महक मेरे देश की आई। कण कण तुम्हारा पवित्र होगा, सांस बन पुनः मेरी सांसों में मिल जाना। ऐ मेरी सांसों बस फिर तुम हमेशा के लिए रुक जाना, हमेशा के लिए रुक जाना। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना, मेरे भारत देश जाना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आप सबका अच्छा लगा। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब भी कभी इस ढंग की चौपाल हो, राजनीति से हटकर हमको बैठने का भी अवसर मिले। और मैं प्रार्थना करूँगा कभी विधानसभा में आइए। विधानसभा हमारी इस वक्त तो राजनीति का अखाड़ा कम है, देश प्रेमियों का अखाड़ा ज़्यादा बनी हुई है। आपको वहाँ लगेगा नहीं कि हम किसी विधानसभा में आए। वहाँ जब एंटर करेंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का आपको हाफ स्टैचू वहाँ तीनों के लगे। दिल्ली एक ऐसी विधानसभा है पहली, और उस विधानसभा का इतिहास भी बहुत गौरवशाली है। कभी आएंगे तब आपको। अभी हमने सुंदरलाल बहुगुणा जी का अखबारों में पढ़ा होगा, उनका एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया है, अच्छा स्मारक बनाया है। क्रांतिकारी, ऐसे क्रांतिकारियों के चित्र वहाँ लगे हुए हैं जिनको हम भूल गए। और अंत में मैं, जिनके हम सब लोग दीवाने रहे हैं, मैं बहुत युवा होता था तब से, लगभग 13-14 साल की उम्र रही होगी। नीरज जी को सुनने का बड़ा शौक़ रहता था। आज उनका जन्मदिन भी है और उनके आज के पावन जन्मदिन पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। इस शानदार प्रस्तुति के बाद अब मैं जिन्हें बुलाना चाहूंगी वो एक बार नहीं 5 बार सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुने गए हैं। बड़े ही आदर और सत्कार के साथ स्वागत करिए महेंद्र गोयल जी का, लोकप्रिय विधायक महेंद्र गोयल जी। पहले तो आप सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और सतमोला ग्रुप लगातार 17 सालों से ये कवियों की चौपाल का प्रोग्राम करवा रहा है, तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अनिल मित्तल जी, तिलक चांद जी और बड़े भाई, नाम एकदम दिमाग से, आनंद जी, केमिकल का काम है, इनसे बहुत पुराना परिचय है। और महेंद्र अजनबी जी, और एक सूत्र में पिरोने वाले प्रवीण आर्य जी, और उपस्थित मेरी बहनें, भाई बंधु, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि कवियों की चौपाल का आप जो प्रोग्राम करते हैं और मुझे भी आज यहाँ पर आप लोगों ने आमंत्रित किया है, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी भी इस प्रोग्राम में आए थे। वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और विधानसभा में उनसे हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। उन्होंने आज अपना संरक्षण यहाँ पर दिया था, तो किसी कार्यवश वो गए हैं, तो उनको भी मैं पीछे से प्रणाम करता हूँ। आज प्रवीण भाई ने कई मंचों के ऊपर एक कविता मुझसे सुनी है। वो शब्द मेरे नहीं है, लेकिन कहीं पर जिंदगी के अंदर उदासी होती है या कहीं पर किसी को प्रेरणा देनी होती है, तो उन शब्दों को मैं अक्सर गुनगुना लेता हूं और आपके साथ भी आज मैं शेयर कर रहा हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की सतमोला ग्रुप का भी मैं जो इतिहास देखता हूं, इन्होंने
बहुत अच्छे से मेहनत की है। और आज तो मैं कह रहा हूं कि लोगों को रोटी खानी होती है तो पचानी होती है तो कहते हैं भाई सतमोला की गोली लेना। ये अनिल जी सही है नहीं आनंद जी? ठीक कह रहा हूं ना? क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए हैं व्यक्ति, और जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी चेहरे मेरी आंखों के सामने हैं ये सभी के सभी जमीन से ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए इतनी दूर आने का ये लोगों ने यहां पर प्रयास भी किया और आए भी। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, और बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कामयाबी एकदम ही कदम नहीं चूमती। संघर्ष करना पड़ता है, सत्य की राह पर चलना होता है, लोगों के बीच में अपना विश्वास देना होता है। जहां पर आपका विश्वास एक बार लोगों के दिमाग में बैठ गया तो फिर आप कोई भी काम कर लें। संघर्ष के रास्ते कठिन तो जरूर होते हैं, लेकिन जब उसकी रफ्तार पकड़ लेती है उसकी गाड़ी, तो मंजिल कितनी भी लंबी क्यों ना हो तो अपने आप आपके कदम आकर चूम देती है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के अंदर कुछ और लाइनें हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखें और विचार करें, और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आखिर यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की सफलता एकदम नहीं मिलती। बहुत सी असफलताएं व्यक्ति को डिगाती भी हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय के साथ में चलता रहता है तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता था। और अभी कोरोना महामारी के दौरान मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत से अपने भी खोए हैं, बहुत से अनजान भी खोए हैं, लेकिन दुख तो बराबर का है। क्योंकि जब किसी की चीख पुकार को सुनते हैं तो बहुत दर्द होता है, लेकिन उम्र के तजुर्बे बहुत होते हैं। आज मैं भी 59 साल का होने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ तक आते आते आदमी अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है। तो प्रवीण जी से बात हो रही थी, उस समय में हम कहीं पर कुछ समय बच जाता था। ये भी लाइनें कहीं पे महेंद्र अजनबी की हैं, कहीं पर किसी की हैं, कहीं पे किसी की है, जोड़ने का प्रयास किया था। मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है, और उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र होती जाती है, कभी महेंद्र अजनबी जी जवान थे, उनकी बातें सुनते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और खास तौर पर वो व्यक्ति जो अपने आप का मजाक बनाकर दूसरों को हंसाने की कोशिश करता है, मैं सैल्यूट करता हूं। जिन शब्दों का आपने अपने लिए प्रयोग किया था, यह हर किसी का जिगरा नहीं होता। अपने आप का मजाक बनवाने के लिए एक जिगरे की जरूरत होती है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी किसी के चेहरे पर हंसी लाने के लिए आप अपना थोड़ी देर भी मजाक यदि बनवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है, उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है। जब कभी वो चलते थे तो होता था शेर से चलने का एहसास। जब कभी वो चलते थे तो होता था शेर से चलने का एहसास, मगर उन्हें भी पांव उठाने के लिए किसी सहारे को तरसते देखा।
मगर उन्हें भी पांव उठाने के लिए किसी सहारे को तरसते हुए देखा है। जिनकी आंखों की चमक से सहम जाते थे लोग, जिनकी आंखों की चमक से सहम जाते थे लोग, उन्हीं आंखों को बरसात की तरह बहते हुए देखा है। उन्हीं आंखों को बरसात की तरह बहते हुए देखा। ये अक्सर होता है या नहीं होता है? ये जीवन की सच्चाई है। लोगों की नजर को देख के लोग इशारा समझ जाते थे, लेकिन उन्हीं नजरों से उम्र के किसी पड़ाव के ऊपर उनसे नजरें चुराना आदमी बेहतर समझ लेता है। और वो फिर क्या करता है? फुट फुट कर होता है, अरे मैंने अपनी उम्र के अंदर ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और आज नजरों से नजर मिलते हुए भी नहीं बन पाती है, तो उसकी आंखें जर्जर बरसती हैं उस बरसात की तरह। तो ये भाव थे मेरे इसमें। जिनके हाथों के इशारे से टूट जाते थे पत्थर, और उन्हीं हाथों को पत्ते की तरह कांपते हुए देखा है। उन्हीं हाथों को पत्ते की तरह कांपते हुए देखा है। आपने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ देखा होगा। लोग सिर्फ हाथों से मामूली इशारा करते हैं, कहीं पर दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है। लेकिन आप अपने हाथों से ऐसा काम करें कि लोगों को जोड़ने का काम करें, किसी को तोड़ने का काम ना करें। ये मेरा भाव है इसके अंदर। अपने आज पर इतना ना इतराओ मेरे दोस्तों, अपने आज पर इतना ना इतराओ मेरे दोस्तों। वक्त के हाथों अच्छों को मजबूर हुए देखा है। वक्त के हाथों अच्छों को मजबूर हुए देखा है। कर सको तो बांट सको तो किसी को खुशियां बांटो, बांट सको तो किसी को खुशियां बांटो। यूं दुख देते हुए तो हजारों को देखा है, यूं दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। तो कहने का भाव यही है कि हम जिंदगी के अंदर अच्छे काम करें। बहुत से अनजाने के अंदर गलत भी काम हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर यदि आपसे अनजाने में कोई गलत काम हो गया तो उसके ऊपर आप पश्चाताप भी करें। यदि आप पश्चाताप कर लेते हैं तो जिंदगी के अंदर सुधार आ जाता है, अच्छे कार्य फिर से करने होते हैं। मैं फिर एक कहना चाहूँगा कि आप कोई अच्छा काम करो या ना करो, आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई अच्छा काम करो या ना करो, आप सिर्फ अच्छे बन जाओ, अच्छे काम तो अपने आप ही होते चले जाएंगे। तो आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पर आया, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं। मैं पुनः सभी से दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और सतमोला ग्रुप के लिए यही दुआ करता हूँ कि आप आज भी इज्जत से आपका नाम लिया जाता है। अदरवाइज मैं बहुत कम किसी भी प्राइवेट या किसी भी व्यक्ति के विशेष के मैं जाया नहीं करता, लेकिन कहीं पर अच्छा नाम मुझे मिलता है, वो किसी भी पार्टी से कोई संबंध रखता हो, मेरे ऊपर इस बात का कोई असर नहीं होता। मैं उस व्यक्ति को चूज करता हूं जो अच्छा व्यक्ति होता है। तो उसे अच्छे व्यक्ति के अंदर आप मेरी लिस्ट के अंदर भी हैं। तो मैं अनिल मित्तल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। गोयल जी की इस शानदार प्रस्तुति के बाद अब मैं रस को थोड़ा सा बदलना चाहूंगी और बुलाना चाहूंगी उन्हें, जो कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं। लोग कहते हैं कि ये हंसी का पटाखा है, पर हम कहेंगे ये हंसी के परमाणु बम हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महेंद्र अजनबी जी का। प्रवीण भाई, मैं हास्य की कविता ना सुना के एक बिल्कुल नई कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। पिछले जो 1.5 साल में कोरोना से जो कुछ भी हुआ उस पर एक कविता है। एक आपने पिछले साल दृश्य देखा होगा किस तरह से मजदूरों ने पलायन किया। मैंने उन मजदूरों पर एक कविता लिखी है।
कविता का शीर्षक भीतर तक बहुत पीड़ा हुई उनकी हालत देख करके, किस तरह से वो रेल ट्रेन से कट गए, किस तरह से क्या क्या उनके साथ हुआ। तो कवि जो देखता है वो लिखने की कोशिश करता है। कविता का शीर्षक है देखो देखो वह जा रहा है। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो, वह जा रहा है। कोरोना का नहीं उसे कोई भय, मन में उसके नहीं कोई संशय। कदमों की देखो देखो उसकी लय, होकर चला चला वो निर्भय। पोटली में स्वाभिमान दबाकर, कांधे पर बच्चों को उठाकर, अंगोछे का मास्क बनाकर। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो, वह जा रहा है। रोजी छूटी छूट गया काम, रोजी छूटी छूट गया काम। जेब में नहीं बचे छदाम, नहीं पता क्या महामारी है, उससे बड़ी उसकी लाचारी है। इस शहर में हमेशा फुटपाथ देखा, ढूंढने चला वो है अपनी लक्ष्मण रेखा। उसको भरोसा था अपने हाथों पर, उसको भरोसा था अपने हाथों पर, जो शहर ने तोड़ दिया। अब उसे भरोसा है अपने पैरों पर, इसलिए पैदल ही जा रहा है। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो, वह जा रहा है। वह जा रहा है साइकिल रिक्शे से, वह जा रहा है माल ढोते ट्रकों से, वह जा रहा है मालगाड़ी से, वह जा रहा है टैंकर के भीतर बैठकर, वह जा रहा है कंटेनर से, फिर भी कोई नहीं ले जा रहा, तो पैदल ही जा रहा है। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो, वह जा रहा है। उसके सोशल डिस्टेंस का पैमाना बहुत बड़ा है, उसके सोशल डिस्टेंस का पैमाना बहुत बड़ा है। वह आपसे 2 गज की दूरी पर नहीं, मीलों मील दूर खड़ा है। उसके सोशल डिस्टेंस का पैमाना बहुत बड़ा है, वह आपसे 2 गज की दूरी पर नहीं, मीलों मील दूर खड़ा है। बुनकर लाया था वह यहाँ अनगिनत सपने, पर यह शहर वाले कब हुए उसके अपने। आंखों में घर की प्यास लेकर, अपनों से मिलने की आस लेकर, सूनी डगर पे चलता जाता, नगर छोड़ चला नगर निर्माता। सूनी डगर पे चलता जाता, नगर छोड़ चला नगर निर्माता। वह चला जाएगा दुत्कार खाता हुआ, वह चला जाएगा यूं ही मार खाता हुआ, कीटनाशक की बौछार पाता हुआ। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो, वह जा रहा है। वह पहुंच गया है बॉर्डर पर, वह पहुंच गया है बॉर्डर पर, वह पहुंच गया है बरेली, वह पहुंच गया है चंदौली। वह चला जाएगा मधुबनी के किसी गांव में, वह चला जाएगा अपने पीपल की छाँव में, वह चला जाएगा अपनों के बीच, ताकि उनके साथ जी भर के जी सके, या फिर कुछ काम ऐसा कर सके कि अगर जी भी नहीं पाया तो जी भर के मर सके। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो, वह जा रहा है। हंसी की फुहारों के बाद अब मैं बुलाना चाहूंगी एक आशुक कवि को। इनसे कहिए शब्द और कविता तैयार हो जाएगी तुरंत। शायद इसीलिए लोग इन्हें कहते हैं सुनहरी लाल वर्मा जी तुरंत। तो आइए स्वागत कीजिए सुनहरी लाल वर्मा जी तुरंत का। सतमोला कवियों की चौपाल को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सेठ जी हमारे बैठे हैं, जिनके प्रांगण में ये सतमोला कवियों की चौपाल आज लगी हुई है। बहुत लंबे समय के बाद लगी है। चौपाल चारों तरफ घूमती रही, लेकिन बहुत दिनों के बाद, यानी जवानी में 17वें साल में जब ये सतमोला लगा है, तब अपने घर आई है। 18वां हाँ सब, जबकि यौवन तक घर में रहती है चौपाल, फिर बाद में घूमती है। और परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय गोयल साहब दिल्ली सरकार में, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी श्रोताओं को, सभी कवियों को, सभी भाई बहनों को प्रणाम। मैं सुनहरी लाल वर्मा तुरंत और आपके सामने कुछ हास्य की बातें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जो लगा, इस लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याएं आईं, बहुत सारे लोग रोए, बहुत सारे लोग गए।
सबको श्रद्धांजलि। और जो रोए उनके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, रोने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? कि दुख में जो मुस्कराता है वो हमेशा मस्त रहता है। तो मैं बताऊँ आपको, जब लॉकडाउन लगा था पिछले बार का, इस बार का नहीं, पहले वाला, तो पहले वाले लॉकडाउन में डंडे पड़ते थे पुलिस वालों के, तो हम घर में रहते थे, बीमारी भी कम फैली। अब की बार कोई डंडा नहीं रहा, इसलिए बीमारी बढ़ती गई। तो मैं देखिए उसमें बताता हूँ कि चारों तरफ बंद ही बंद था, बाहर निकलते नहीं थे। कभी मिठाई खाने का भी मन करता था तो घर में बना करके खाते थे। गोलगप्पे खा रहे हैं या बर्फी बना रहे हैं या रसगुल्ले बना रहे हैं, मज़े ले रहे थे घर में। कि घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। घर से भेजा जाता था, बेसन लेके आओ और सूजी लेकर आते थे कि लौट के घर पे। उन दिनों सर्दियां भी बहुत पड़ रही थी, ठंड पड़ रही, तूफान आ रहे थे, बड़े बड़े कष्ट थे पिछले बार में। कि लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो लोग टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। ये मजे के दिन थे सर, और मजे हमेशा लेने चाहिए। लोगों को मजे लेने में भी परेशानी होती है, फ्री में मिल रहे हैं फिर भी नहीं लेते। पार्कों में जाएंगे, फुहारों में आनंद लेंगे, इतनी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ शिमला मसूरी और केम्प्टी फॉल का पानी गिर रहा है, उससे मजे ले रहे हैं। अरे अभी अपने घर में गिरने वाला है कुछ दिन बाद ही, आज पड़ेगा शायद। चारों तरफ बरसात होगी, जिनकी छत टपकने वाली है वो टपकेंगी और भीतर ही केम्प्टी फॉल आ जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए हमेशा। और पॉजिटिव थिंकिंग में क्या होता है कि आपके सामने दुख हो और उसको सुख में बदल दो। छत टपकती है, लोग रोते हैं और हम हंसते हैं, ऐसे में मजे लेते हैं, सोचते हैं आज फुहारे नीचे से नहीं चल रहे, डायरेक्ट ऊपर से चल रहे हैं। और कई बार ये भी सोचते हैं कि आज इंद्र भगवान इतने प्रसन्न हैं कि मेरा लेंटर तोड़ के मेरे घर में आए। छप्पर फाड़ के तो लोग कहते हैं लेंटर तोड़ के भी आते हैं। तो उनका स्वागत हम कैसे करते हैं देखिएगा। कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और कैसे करते हैं कि मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। मजे लेने हो तो हर तरह ले सकते हैं, नहीं तो कहीं मजे नहीं है। आप स्वर्ग में चले जाओ वहाँ भी मजे नहीं है, और कश्मीर चले जाओ वहाँ भी नहीं है। मजे हैं तो घर में हैं, टूटी खाट पर हैं, डोंट वरी। बेड डबल बेड है लोगों के यहाँ, उसमें मजे हैं साहब, डबल बेड है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ खाट है, तो हमारे यहाँ खटमल भी है, खाट भी है, खटमल भी है। पूरी रात आनंद लीजिए खटमलों के साथ खाट पे। कैसे करते हैं देखिए कि खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते हैं, खाट सरका के डबल बेड बना लेते हैं,
और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं। और चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में तो पास तंदूर के कूलर का मजा लेते हैं। मस्त रहिए, आनंद के साथ रहिए कि हम तो रोतों को डॉक्टर साहब कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं, बीच सागर में किनारों का मजा लेते हैं। बीच सागर में किनारों का मजा लेते हैं। और घोर पतझड़ में बहारों का मजा लेते हैं। और अपने कंधों पे जिंदगी का बोझ ढोते हैं, कि अपने कंधों पे जिंदगी का बोझ ढोते हैं। और ऊंट गाड़ी में भी कारों का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। देखिए टेंशन फ्री, अब तो गंजे हो रहे हैं, बाल खत्म हो रहे हैं, ये भी टेंशन नहीं है। सुबह सुबह लोग अक्सर कहते सुना है, आज किसका मुंह देख के आया था। हर आदमी अपना ही मुंह देखता है और सवेरे उठते ही मुंह देखेगा मैं कैसा लग रहा हूँ, या मेरे बाल तो नहीं उड़े हुए बिखरे हुए। तो हम लोग सवेरे जगते हैं तो बाल देखते हैं तो फिर ये रोते नहीं है, ये कहते हैं वो दिन याद आते हैं जब ऐसे झटका मारते थे, ऊपर चले जाते थे बाल। और टीचर इन्हें पकड़ करके जब कूटता था तब और हम मज़े आते थे, सारा पढ़ता नहीं है। तो देखिए उस कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और उन दिनों क्या होता था कि पहले पिच अब तो पिच के लटके दिखते हैं, कि अब तो पिच के लटके दिखते हैं। टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए। और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको। उनके वो रूमाल जाने कहाँ गए। और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और जब जुल्फे थीं कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थीं। आप और कहीं जा रहे हैं। कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थीं। वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए। और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे। सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे। वो रोटी वो दाल जाने कहाँ गए। और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और वो रेशम के जाल
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन। इससे बेटर है नथिंग, सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। चाहे गीता बाचिए चाहे पढ़िए कुरान, चाहे गीता बाचिए चाहे पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। श्रृंगार एक ऐसा रस है जिसमें प्रेम बयां होता है और प्रेम की तड़प भी। श्रृंगार रस की ऐसी ही नई सी आभा लेकर आ रही है हमारे बीच आभा चौधरी जी, जो कि गीत और गजल पर समान अधिकार रखती है। तालियों के बीच उपस्थित हैं आभा चौधरी जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस मंच से अपनी कविताओं का पाठ कर रही हूँ। सतमोला कवियों की चौपाल के प्रांगण में आज ये जो कवि गोष्ठी हो रही है, इसमें उपस्थित होने का मुझे जो गौरव प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आदरणीय प्रवीण जी और यहाँ की टीम को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और अभी जो कविताएं हमने सुनी पढ़ी जी, रमा दीदी की कविताएं मैंने सुनी है अभी हम लोगों ने। उन्होंने पानी की बात की। मैं इतिहास की लेक्चरर हूँ और बच्चों को साक्ष्यों, सबूतों, गवाहों और जो हमारे प्रमाण हैं उनके आधार पे साइंटिफिक शिक्षा देने का प्रयास करती हूँ। तो जब बात चलती है संवेदनाओं की, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी सभ्यता कितनी प्रगति कर रही है, कितने हमने साइंस के शिखर छुए हैं, लेकिन संवेदनाएं धीरे धीरे गुम होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। तो कविता उसी के पर आधारित है कि आग से शुरू हुई सभ्यता में, आग से शुरू हुई सभ्यता में बची रहे कुछ आग, दहकते रहें अंगारे हृदय में हवाओं में। आग से शुरू हुई सभ्यता में बची रहे कुछ आग, दहकते रहें अंगारे हृदय में हवाओं में। क्यों? क्योंकि आग है तो निपट ही लेगा निष्ठुर जंगलियत से। आग है तो निपट ही लेगा निष्ठुर जंगलियत से, बना लेगा कोई हथियार भूख, आक्रोश और खुद से लड़ने को, बचा लेगा अपने पदचिन्हों को। क्योंकि आग है तो काट ही लेगा रात, आग है तो काट ही लेगा रात, हताशा, निराशा, बेजुबानी की, और बना लेगा कोई मशाल अपने बचाव के लिए, ढूंढ लाएगा दाने कल की फसल के लिए। क्योंकि आग है तो जरूर बनाएगा कोई औजार अपने सपनों की मरम्मत के लिए। आग है तो जरूर बनाएगा कोई औजार अपने सपनों के मरम्मत के लिए, और बचा लेगा अपने ज़मीर की किरचन को। और क्योंकि आग है तो जरूर संभालेगा अपने धड़कते ढहते संबंधों को। आग है तो जरूर संभालेगा धड़कते संबंधों को, और बना लेगा कोई पुल दुनिया को जोड़ने का, रोक लेगा नफरतों के तूफान को। तो इसलिए दहकते रहे अंगारे, बची रहे कुछ आग हृदय में हवाओं में।
एक आंसू बह गया, एक आंसू बह गया, सारा किस्सा कह गया। बह गया, सारा किस्सा कह गया। तरन्नुम में कुछ ऐसे बन पड़ा है कि एक आंसू बह गया, एक आंसू बह गया, सारा किस्सा कह गया, एक आंसू बह गया। और आगे शेर देखिए, शेर है, सिर्फ दिल जाता तो क्या, सिर्फ दिल जाता तो क्या, सिर्फ दिल जाता तो क्या, ख्वाब का घर ढह गया, ख्वाब का घर ढह गया, सारा किस्सा कह गया, एक आंसू बह गया। जख्म बांटे वक्त ने, जख्म बांटे वक्त ने, जख्म बांटे वक्त ने, घाव मन का रह गया, घाव मन का, शुक्रिया, रह गया, एक आंसू बह गया। सब मुकम्मल है यहाँ, सब मुकम्मल है यहाँ, सब मुकम्मल है यहाँ, ख्वाब का घर ढह गया, ख्वाब का घर ढह गया, सारा किस्सा कह गया, एक आंसू बह गया। आईने के सामने, आईने के सामने, आईने के सामने, व्यर्थ एक आग्रह गया, व्यर्थ एक आग्रह गया, सारा किस्सा कह गया, एक आंसू बह गया। और शेर देखिए, वो तुझे प्यारा है जो, वो तुझे प्यारा है जो, वो तुझे प्यारा है जो, कैसा नाजुक दिल मेरा, कैसा नाजुक दिल मेरा, कैसा नाजुक दिल मेरा, दर्द इतना सह गया, दर्द इतना सह गया, सारा किस्सा कह गया, एक आंसू बह गया। और आखिरी शेर देखें, लब पे रुखसत की घड़ी, लब पे रुखसत की घड़ी, लब पे रुखसत की घड़ी, कांप
कांपता कुछ रह गया, कांपता कुछ रह गया, सारा किस्सा कह गया, एक आंसू बह गया। आभा चौधरी जी की मधुर आवाज के बाद आइए सुनते हैं अगली कवयित्री को। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा, शब्द से मरहम, शब्दों के इसी ताने बाने को कविता के रूप में बुनकर आपके लिए ला रही हैं सरिता प्रजापति जी। मैं सरिता प्रजापति दिल्ली से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। अपने लिए दो शब्द कहना चाहूँगी। छोटी सी सरिता हूँ मैं, छोटी सी सरिता हूँ मैं, झरझर बहती रहती हूँ, छोटी सी सरिता हूँ मैं, झरझर बहती रहती हूँ। माँ शारदा अंग संग रहना मेरे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हिंदुस्तान है जान मेरी, हिंदुस्तान है जान मेरी, मैं यहाँ पर रहती हूँ। माँ भारती मैं आपके चरणों में वंदे मातरम कहती हूँ। पत्थर की शिला हूँ मैं, पत्थर की शिला हूँ मैं, प्रभु आपकी कृपा से मूरत बनना चाहती हूँ। पत्थर की शिला हूँ मैं, प्रभु आपकी कृपा से मूरत बनना चाहती हूँ। मेरे शब्द अगर आपके मन को छू जाएं तो अपनी हौसला अफजाई चाहती हूँ। मैं एक अध्यापिका हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा पढ़ के भी अपने आप को बहुत डिमोटिवेट कर लेते हैं। उन्हीं के लिए मैंने एक कविता लिखी है जो आपके समक्ष रखना चाहूँगी। राहें मंजिल कभी आसान नहीं होती, राहें मंजिल कभी आसान नहीं होती, पत्थर सिर्फ पत्थर है, पत्थर सिर्फ पत्थर है, चट्टान नहीं होती। पाना है मंजिल को तो, पाना है मंजिल को तो पंखों को पसार ना होगा, पाना है मंजिल को तो पंखों को पसार ना होगा, बिना पंख फैलाए कभी कोई उड़ान नहीं होती। अपने सुस्त कदमों को राही अब धूप में बढ़ा आगे, अपने सुस्त कदमों को राही अब धूप में बढ़ा आगे। जिंदगी की राहों में हर जगह छाँव नहीं होती, जिंदगी की राहों में हर जगह छाँव नहीं होती। आसमां को धरा से ताकने वाले परिंदों को, आसमां को धरा से ताकने वाले परिंदों को समझाए कौन, आसमां से धरा को ताकने वाले परिंदों को समझाए कौन कि यूं ही बैठे बैठे आसमान में उड़ान नहीं होती। जरा गौर फरमाइएगा। परोस देती है जिंदगी, परोस देती है जिंदगी थाली में स्वाद बहुत से, परोस देती है जिंदगी थाली में स्वाद बहुत से, पर याद रखिए हर जगह माँ मेजबान नहीं होती, याद रखिए हर जगह माँ मेजबान नहीं होती। कोशिशों से जीत लो, कोशिशों से जीत लो अब तुम मुकाम अपना, कोशिशों से जीत लो अब तुम मुकाम अपना। कोशिशों से मिली जीत कभी बेजुबान नहीं होती, कोशिशों से मिली जीत कभी बेजुबान नहीं होती। राहें मंजिल कभी आसान नहीं होती, पत्थर सिर्फ पत्थर है, कोई चट्टान नहीं होती। सरिता जी की आवाज ने तो समा बांध दिया। और आइए अब मिलते हैं अगले कवि से, जिन्होंने गांव और देहात की गलियों से निकलकर अपने शब्दों को, अपनी आवाज को देश और दुनिया तक पहुंचाया। मिलते हैं सिद्धहस्त कवि रुड़की से नवीन शरण जी से। मेरा नाम नवीन शरण निश्चल है। मैं रुड़की से हूँ और व्यवसाय से एक अध्यापक हूँ। सबसे पहले तो इस सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय प्रवीण जी का हृदय से आभारी हूँ और अपने सभी साहित्यकार भाई बहनों का सादर अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। इसमें आप जानते हैं
कि आजकल सावन चल रहा है, भले ही सूखा सावन चल रहा है, लेकिन सावन तो सावन है साहब। इसके लिए मैं एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूँ। ताप धरा का हरने आया, ताप धरा का हरने आया, सावन मस्त फुहारे लाया। भाई सावन तो फुहारों के लिए मशहूर है। ताप धरा का हरने आया, सावन मस्त फुहारे लाया, टप टप बूंदे मन हरसाती, टप टप बूंदे मन हरसाती, रिमझिम गीत सुनाने आया, रिमझिम गीत सुनाने आया। इसी सावन के शीर्षक से मेरी रचना है, जिसे मैं आप लोगों की सेवा में प्रेषित कर रहा हूँ। देखो घिर घिर आए बदरा, देखो घिर घिर आए बदरा, गोरी के नैनों का कजरा। देखो घिर घिर आए बदरा, गोरी के नैनों का कजरा। भूखी प्यास बुझाने आया, भूखी प्यास बुझाने आया, रिम झिम सावन आया। घन घोर घटा लहरा आई, घन घोर घटा लहरा आई, तरुणाई हर एक मन छाई। मुस्काए हर एक पल जीरा, मुस्काए हर एक पल जीरा, देखो आए घिर घिर बदरा, गोरी के नैनों का कजरा। दूसरा बंद है इसका। धरती की प्यास बुझाती है, धरती की प्यास बुझाती है, जब बदरी जल बरसाती है। धरती की प्यास बुझाती है, जब बदरी जल बरसाती है। जब मस्त घटाएं लहराएं, बच्चे अपनी नाव चलाएं। कागज की नाव चलाते हैं बच्चे पानी में। जब मस्त घटाएं लहराएं, बच्चे अपनी नाव चलाएं। कड़के बिजली बादल बिफुरा, कड़के बिजली बादल बिफुरा, देखो आए घिर घिर बदरा, गोरी के नैनों का कजरा। अब सावन में और भी कुछ घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। कहती है प्यारी एक कहानी, कहती है प्यारी एक कहानी, टप टप बूंदे गिर मस्तानी। कहती है प्यारी एक कहानी, टप टप बूंदे गिर मस्तानी। गाए धरती ताथा थैया, नृत्य करती है धरती, खुश होती है, मुस्कुराती है। गाए धरती ताथा थैया, भर जाती हैं सब ताल तलैया। मुझसे अब क्यों दूर है पीरा, देखो आए घिर घिर बदरा, गोरी के नैनों का कजरा। अगला बंद है। गर्मी से देती यह राहत, जब पानी बरसता है तो गर्मी से राहत मिल जाती है। गर्मी से देती यह राहत, सबके दिल को मिलती चाहत। गर्मी से देती यह राहत, सबके दिल को मिलती चाहत। चाहत बढ़ती घटती दूरी, चाहत बढ़ती घटती दूरी, तब होती मनचाही पूरी। गरजे बदली हिलता हीरा, देखो घिर घिर आए बदरा, गोरी के नैनों का कजरा। लास्ट बंद है इसका। मन की प्यास बुझाता सावन, मन की प्यास बुझाता सावन, मस्त बरसता है मन भावन। मन की प्यास बुझाता सावन, मस्त बरसता है मन भावन। खुशियों की लाया त्योहारी,
खुशियों की लाया त्योहारी, पकवानों की आमद भारी। खुश होकर झूमे जग सगरा, देखो आए घिर घिर बदरा, देखो आए घिर घिर बदरा। सावन के मौके पे और 2 लाइन। बरसे प्रेम फुहार बदरा से, बरसे प्रेम फुहार बदरा से, धरा पर नवजीवन छाए। प्रेम के अंकुर फूटे दिल में, बस ऐसा सावन आए, बस ऐसा सावन आए। देश में एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है तो दूसरी तरफ देशभक्ति आंदोलन चल रहा है। एक तरफ जहां कुछ लोग रास्ता रोक रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ ग्रामीण सामने आकर रास्ता खुलवा भी रहे हैं। ऐसे में इनका नेतृत्व कर रहे हैं एक कवि जो कि सोनीपत से हैं, धरती के लाल, धरती के पुत्र, जिन्होंने दिल्ली पुलिस से स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया है, वीआरएस लिया है। स्वागत कीजिए सोनीपत से आए हुए ऋषि भड़ाना जी का। ऋषि पाल, गांव बदाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। सतमोला कवियों की चौपाल श्री प्रवीण आर्य जी ने जो मुझे यहाँ मौका दिया है, पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और यहाँ उपस्थित जन जो कवि लोग सभी का मैं नमस्ते करता हूँ। विचारों की क्रांति तलवार की धार से भी तेज होती है। जिस तरह से शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने 23 साल की उम्र में अपने जीवन का बलिदान किया, स्वामी विवेकानंद जी ने उठो जागो व तब तक प्रयत्न करते रहो जब तक मंजिल नहीं प्राप्त हो जाती, ऐसा संदेश देकर विश्व में भारत का नाम पहुँचाया। महारानी लक्ष्मीबाई ने जो पति धर्म और देश धर्म निभाया 23 साल की उम्र। तो मैं एक लेखक हूँ, एक कवि हूँ जो पूरे समाज और राष्ट्र को अपना समझता हूँ, उनके बच्चों को अपना समझता हूँ। और मैं आज जो ज़मीन से जुड़कर 10,000 बच्चों को गांव-गांव में समाहित कर चुका हूँ, देशभक्ति प्रतियोगिताओं, लाखों बच्चों को मैंने प्रेरित किया है। अभी भी प्रोग्राम जारी हैं। और हरियाणा पुलिस में मैं सब इंस्पेक्टर की 3 साल की नौकरी पहले ले ली, रिटायरमेंट 58 साल से पहले। तो यहाँ पर उपस्थित जनों को इतना कहना चाहूँगा, देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हो जाएंगे हम कुर्बान, देश के लिए, देश के। ये तपोभूमि है ऋषियों की, यहाँ तप होते हैं रोजाना, इन्हीं संदेशों को लक्ष्य बनाकर जीवन को आगे बढ़ाना। देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हो जाएंगे हम कुर्बान, देश के लिए, देश के। यहाँ रहते हैं अलग अलग भाषाई लोग, यहाँ रहते हैं अलग अलग भाषाई लोग, फिर भी हम एक दूसरे के दोस्त, अनेकता में एकता करके भाईचारे का संदेश पहुँचाना है। देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हो जाएंगे हम कुर्बान, देश के लिए, देश के। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत नाम कहलाता है, भारत नाम कहलाता है। अपने को गर्व करके भारत को विश्व में ऊंचा स्थान दिलाना है। देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हो जाएंगे हम कुर्बान, देश के लिए, देश के। आज कुछ विदेशी ताकतें हमारी एकता पे कर रही है हमला, आज कुछ विदेशी ताकतें हमारी एकता पे कर रही है हमला। हमें एक होकर एक दूसरे के सहयोग से मर मिट जाना है। देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हो जाएंगे हम कुर्बान, देश के लिए, देश के। तो वैसे तो मैं 30 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल इस कविताओं का वो कर सकता हूँ, लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ पर बता दूँ कि विचार ही आदमी को मान बनाते और विचार ही गिराते। तो बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं युग खराब है। आज बुराई अपनी को छुपाते हैं और जो युग को खराब बताते हैं। तो लिखा है, युग ने कभी बुरा था ने आज है, और मंथन
मन तो चंचल कल भी था और आज भी है। इंसान का नाता न युग से है न मन से है, उसका नाता उसकी आत्मा से जुड़ा है। फिर क्यों अपनी सोच को गंदा करते हो और कर नहीं सकता भलाई तो बुराई क्यों करते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं समाज के, कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब। मैं किस्मत को खराब नहीं मानता। मैं कहता हूँ रूहानी इंद्रियों में बस हमारा कसूर हम अपनी किस्मत का निकालते हैं और छिपी रहे इंसान के अंदर महान बनने की शक्ति, अच्छा काम करने की शक्ति, फिर हम अपनी तरफ क्यों नहीं झाँकते हैं। कर नहीं सकते भलाई तो बुराई क्यों करते हैं। तो आज नौजवान अपने रास्ते से आत्महत्या कर रहे हैं। भारत के नौजवान कोई समस्या आ जाती है, उस समस्या को सुलझाने की बजाय आज आत्महत्या कर रहे हैं। तो ले क्या है, दुनिया पूजे इस भारत की मिट्टी को, आज ऐसी उनका बनो और आज़ादी है भी दूर से भारत की, इससे मिलकर एकता से आजाद करो। और मौत आनी निश्चित है पर कायरों की मौत न मरो। मौत आनी निश्चित है पर कायरों की मौत न मरो। आज़ादी मिलती है त्याग व बलिदान से, इसके लिए अपने आप को परिपूर्ण रूप से तैयार करो और दुनिया पूजे इस भारत की मिट्टी को, आज ऐसी हुंकार भरो। आज़ादी है भी दूर से भारत की, इससे मिलकर एकता से आजाद करो। तो हमारी परंपराएं थी गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो और भूखे को रोटी खिलाकर उसकी आत्मा को तृप्त करो और दुनिया पूजे इस भारत की मिट्टी को, आज ऐसी हुंकार भरो। आज़ादी है भी दूर से भारत की, इससे मिलकर एकता से आजाद करो। तो मैं सामाजिक लेखक हूँ। घर बिजली की लड़ियों से नहीं, इंसान के विचारों से सजते हैं और जिस घर में विचार नहीं मिलते उस घर की दीवारों से आंसू निकलते। और कहने को तो हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, फिर सहयोग के नाम पर एक दूसरे की टांग क्यों खींचते हैं। घर बिजली की लड़ियों से नहीं, इंसान के विचारों से सजते हैं और जिस घर में विचार नहीं मिलते उस घर की दीवारों से आंसू निकलते। तो मेरी कविता है जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से जोड़ती है। ये मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रहा था, मैं पुलिस में था, इसलिए इसको ज़्यादा वो ना करके, तो आप यहाँ पर बैठे उपस्थित इस कविता में जरूर सहयोग करेंगे। तो क्योंकि ये जो है ना, वैसे तो मैं बता दिया ना कि शाम तक भी मैं बोलता रहूँ तो सुबह तक भी नहीं ख़त्म होगा मेरा काम। हाँ, तो लिखा है, आज देश को एक और भगत सिंह की ज़रूरत है जो कह सके इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सभी बोलेंगे। अगर मुझे देशभक्त की थोड़ी सी लाइन अच्छी लगी है, क्योंकि मैं पहली बार आपके इसमें आया हूँ, तो ये संदेश पूरे देश को और संसार को पहुँचना चाहिए कि एक कवि है ना जो अपने उससे कितना इस संसार को जगा सकता है। तो ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ लाखों बच्चों से, कोई दिक्कत। तो आज देश को एक और भगत सिंह की ज़रूरत है जो कह सके इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिसने राष्ट्र सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा दी थी, हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, नारा देकर आज़ादी की आस जगा दी थी। ऐसे नौजवान की ज़रूरत है आज देश को एक और भगत सिंह की, जो कह सके इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्यों जरूरत है? आज देश भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है। मजदूर अपनी मजदूरी से, किसान अपनी मेहनत से भूखा मर रहा है। देश में पता नहीं कितने हो रहे हैं कत्लेआम। वर्तमान की परिस्थितियों में भारत का जो भविष्य जगा सके, ऐसे नौजवान की ज़रूरत है आज देश को एक और भगत सिंह की, जो कह सके इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। कभी सहर तो कभी शाम ले गया मुझसे, कभी सहर तो कभी शाम ले गया मुझसे, तुम्हारा दर्द कई काम ले गया मुझसे। कुछ ऐसी ही दर्द भरी संजीदगी भरी बात करने हमसे आ रहे हैं अरुण साहिबाबादी जी, जो कि बहुत सालों से हमारे इस परिवार, हमारे इस मंच सतमौला कवियों की चौपाल से जुड़े हुए हैं। स्वागत कीजिए अजीम शायर
अरुण साहिबाबादी जी का। सुनी है कितने मकानों की सिसकियाँ मैंने, सुनी है कितने मकानों की सिसकियाँ मैंने, बदलते देखी हैं नामों की तख्तियाँ मैंने, बदलते देखी हैं नामों की तख्तियाँ मैंने। मैं एक शजर हूँ, बुढ़ापा, जवानी और बचपन, मैं एक शजर हूँ, बुढ़ापा, जवानी और बचपन, हर एक दौर में झेली हैं आंधियाँ मैंने, हर एक दौर में झेली हैं आंधियाँ मैंने। बहुत गिरा है मुझे रेगज़ार में रहना, बहुत गिरा है मुझे रेगज़ार में रहना, भरी बहार में देखी हैं वादियाँ मैंने, भरी बहार में देखी हैं वादियाँ मैंने। कि जिनको समझा था असली वो कागज़ी निकले, कि जिनको समझा था असली वो कागज़ी निकले, उदास देखी हैं गमलों पे तितलियाँ मैंने, उदास देखी हैं गमलों पे तितलियाँ मैंने। किसी के ख़त को कई बार सामने रख कर, किसी के ख़त को कई बार सामने रख कर, जलाई और बुझाई हैं तीलियाँ मैंने, जलाई और बुझाई हैं तीलियाँ मैंने। बहुत हसीन कफन भी जहाँ में होते हैं, बहुत हसीन कफन भी जहाँ में होते हैं, जनाजे जैसी भी देखी हैं डोलियाँ मैंने, जनाजे जैसी भी देखी हैं डोलियाँ मैंने। और ये शेर देखें, शायद पसंद आया आपको। वो झुग्गी और भी मैली वहेच लगती है, वो झुग्गी और भी
मैली वहेच लगती है कि जिसके सामने देखी हैं कोठियाँ मैंने, कि जिसके सामने देखी हैं कोठियाँ मैंने। कटा है भाई का बाजू भी रक्षा बंधन पर, कटा है भाई का बाजू भी रक्षा बंधन पर, अधूरी देखी है, अधूरी देखी है कितनी ही राखियाँ मैंने। आशा करते हैं आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपके सुझाव, आपके फीडबैक आमंत्रित हैं। और यदि आप उन रचनाकारों में से हैं जो गीत, शब्द, छंद या गजल कहना चाहते हैं टीवी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे और बनना चाहते हैं सतमौला कवियों की चौपाल हमारे परिवार का हिस्सा, तो हमसे आज ही संपर्क करिए। स्क्रॉल पर चल रहे नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर भी 9711182183। तो फिर देर किस बात की, आज ही फ़ोन उठाइए। और हम आपसे लेते हैं विदा। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए सतमौला कवियों की चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमौला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमौला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमौला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब परवीन आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी, तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमौला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमौला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमौला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बनाता जा रहा है। और ये बड़े गर्व का विषय है कि इस सतमौला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी योग्यता को प्रकट करें। धन्यवाद। आज इस कवियों के चौपाल में हमारे बीच उपस्थित रहे परम आदरणीय रामनिवास गोयल जी, अध्यक्ष विधानसभा दिल्ली प्रदेश। ऐसा लगता है कि दिल्ली प्रदेश के अति लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी, सब आज यहाँ कवि उपस्थित हैं, मुझको छोड़कर शायद। और कवि राजनीति पर कविता कहते हैं, बहुत कविताएं कहते हैं, अच्छी कटाक्ष करने वाली। पर आज राजनीति को पहली बार कविता करते मैंने इस मंच पर देखा है।
रामनिवास जी की कविता हमने सुनी, फिर महेंद्र भाई जी का क्या कहना है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, यही शब्द है। जब ऐसे राजनीतिक भी होंगे जिनका साहित्य से इतना गहरा नाता हो, तो फिर राजनीति दिग्भ्रमित कैसे हो सकती है। मुझे बहुत संतोष है, मुझे बहुत गर्व है कि साहित्य और राजनीति का जब तालमेल हो जाएगा तो देश में जो घाल मेल है वो स्वयं छट जाएगा। मुझे प्रवीण जी का प्रेम मिलता है। मैं कोई कवि नहीं हूँ, अपने परिवार में कविताएं मैं भी लिखता हूँ, पर मैं कोई पब्लिक जो है कोई जनता कवि नहीं हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या कविता से क्या कहते हैं कि दूर दूर तक नाता नहीं है। पर प्रवीण जी मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं। हम एक संस्था में सहयोगी के रूप में काम करते हैं। वो मुझे प्रेम देते हैं, मुझे आदर देते हैं और मुझे यदा कदा ऐसी सभाओं में आने का निमंत्रण देते हैं जिसे मैं चाहकर भी कभी ना नहीं कर पाया। आज भी ऐसी ही कुछ उनका निमंत्रण मुझे मिला, मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। कुछ कविताएं मैं नहीं भी सुन सका, मैं थोड़ा देरी से आया था, परंतु मुझे लगा कि अजनबी जी को सुनने के बाद मैंने सब कवियों को सुना, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सभी प्रतिनिधि के रूप में हमारे जो आज की सभा के मुख्य अतिथि थे श्री रामनिवास गोयल जी का और श्री महेंद्र गोयल जी का, जो शायद जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं रहता हूँ मेरे ही विधायक है, ऐसा है। मैं रोहिणी में रहता हूँ। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आप ऐसे ही हम सब कवियों को आप प्रेरणा स्रोत बने हैं, बनते रहेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। अनिल जी के बारे में आज मेरा पहली बार उनसे संपर्क हुआ है, मिलना हुआ है। प्रवीण जी बहुत तारीफ़ करते हैं आपकी, बहुत तारीफ़ करते हैं। जब ये तारीफ़ करते हैं तो मुझे जेलसी भी होती है सच कहूँ तो। मैं इनसे कभी कभी कहता था कि आप मुझसे मिलवाते क्यों नहीं हैं, तो कहते थे भाई साहब आपको कभी मिलवाऊंगा। तो आज आपसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। आप जो संरक्षक के नाते से जो इस मंच को जो आप देते हैं, आपको ईश्वर उससे कई गुना और करके वापस लौटाए और आप उसका भी कई गुना करके इस साहित्य को वापस लौटाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब कवियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप देश को, समाज को जो दे रहे हैं, ऐसे ही समाज को और जैसे कहते हैं दिल मांगे मोर, ऐसा ही और कि विश्वास, ये श्रद्धा, ये प्रेम, ये राष्ट्रभक्ति आप बांटते रहें और हम सबका जो है आप जो है प्रेरणा ऐसी हमें देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ
इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।